ओके, देखो अभी क्या होगा। यहाँ एक स्ट्रेट वायर है और करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है। तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है ना, उधर आपको क्या करनी है, थंब रखनी है। और जो बाकी फिंगर है वो मुड़ी हुई है, कर्ल पोजीशंस में है। तो ये जो कर्ल है वो क्या बताएगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। प्रॉब्लम ये है कि यह है फिगर रॉन्ग। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी और यहाँ ये ऐसे होगी, ये होगी एंटी क्लॉकवाइज। इसमें दोनों ही केस में सेम ही डायरेक्शन दिखा दिया है। हाँ, तो हम कहाँ थे, थंब को रखेंगे करंट की डायरेक्शन में। तो बाकी जो फिंगर मुड़ी हुई है, जो कर्ल है, इसको कर्ल बोलते हैं, है ना, वो क्या बताएगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ अभी करंट की डायरेक्शंस क्या है, डाउनवर्ड, तो थंब को डाउनवर्ड रखेंगे। ठीक है, तो अभी देखो डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, क्लॉकवाइज। इसी को कहते हैं मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। ओके, तो अगर एक वायर है जो पेपर की प्लेन में रखी हुई है और करंट ऊपर की तरफ जा रही है, तो इस जगह किसी पॉइंट पे, लेट से ये पॉइंट पी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस क्या होगी, पेपर में अंदर की तरफ। अगर आप बाहर से देखोगे तो क्या होगा, अंदर की तरफ। पहले तो पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी और अंदर की तरफ होगी। ठीक है, इसलिए इसको हम दिखाते हैं क्रॉस से। और यहाँ क्या हो जाएगी, प्लेन से बाहर आएगी, यानी मेरी स्क्रीन से बाहर आएगी। इसको किससे दिखाते हैं, डॉट से। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस बताती है, क्रॉस और डॉट। अगर करंट नीचे की तरफ होती तो इस साइड, राइट साइड, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे राइट साइड क्या होता, डॉट। मतलब कि करंट मेरी तरफ आ रही है, इसका मतलब है करंट मेरी तरफ आ रही है। इस करंट नहीं, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ आ रही है, यानी स्क्रीन से बाहर निकल रही है। यहाँ पे होगी क्रॉस, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन जो है मुझसे स्क्रीन के अंदर जा रही है। ओके, यहाँ पे ध्यान से देख लो। इमेजिन दैट you are holding a current carrying conductor in your right hand such that the thumb is pointing towards the direction of current. Then the finger wrapped around the conductor gives the direction of magnetic field. इसी को राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड ग्रिप रूल बोलते हैं। अब इस सवाल में देखो कि करंट जो है वो सर्क्यूलर है, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में करंट फ्लो कर रही है। ओके, इस रिंग में, क्लियर हो। तो ये जो कर्ल आपकी फिंगर की दिख रही है वो किसकी डायरेक्शंस में है, करंट की डायरेक्शंस में। तो थंब जो है वो क्या इंडिकेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया, इसको बोलते हैं राइट हैंड पाम रूल। क्लियर। अगर एक सर्कुलर लूप है, उस सर्कुलर लूप में करंट फ्लो कर रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में, तो आप पाम की डायरेक्शंस, फिंगर की डायरेक्शंस किस में डालो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस।
तो थंब क्या बताएगी? थंब बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। नॉर्मली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में जब करंट फ्लो करती है तो मैग्नेटिक फील्ड उस सर्कुलर लूप के सेंटर में हमेशा अपवर्ड डायरेक्शंस में होती है, और अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करती है तो उस सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड हमेशा उसके सेंटर पर फोकस करोगे तो वो डाउनवर्ड वर्टिकल डायरेक्शंस में होगी। डन। अब देखो यहाँ पे कई सारी लूप है, सर्कुलर लूप है, एक कॉइल फॉर्म हो गई है ना। और इस कॉइल में करंट की डायरेक्शंस क्या है? सर्कुलर है ना। तो हम क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शंस में हम हमारी फिंगर को रखते हैं। तो थंब क्या बताती है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस, करेक्ट। और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा किस पोल से निकलती है? नॉर्थ पोल से। तो जो थंब की डायरेक्शंस होगी वही क्या होगी? नॉर्थ पोल बताएगी। यहाँ पे देखो ये कॉइल है और ये फिंगर जो है करंट की डायरेक्शंस में है। ओके, तो थंब की जो डायरेक्शंस है वो क्या बता रही है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड किस पोल से निकलती है? नॉर्थ। तो ये वाली जो पोल हो गई नॉर्थ और ये वाली जो पोल हो गई साउथ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसमें एंटर हो रही है। तो इसको ध्यान से पढ़ते हैं। इफ अ कॉइल इज ग्रास्प्ड इन द राइट हैंड with the curled finger representing the direction of electric current, the thumb points in the direction of the magnetic field inside the coil. अब हम डील करेंगे एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ को। एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर्स लॉ भी इसको बोलते हैं। ओके, देखो एक क्लोज्ड पाथ है, लेट्स से ये एक क्या है? क्लोज पाथ है। इस क्लोज पाथ में कुछ एक करंट जा रही है इसके अंदर से, ये क्या है? आई। समझ में आया? तो रेड कलर से मैंने क्या दिखाया? क्लोज पाथ, और उसके अंदर से करंट आई फ्लो कर रही है। ओके, और समझो इस क्लोज्ड पाथ के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लो, लेट्स से यहाँ एक पॉइंट ले लिया। ओके, इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ओके, इस पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कुछ इस तरह से रिलेटेड होगी। क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। आई क्या है? करंट जो कि पाथ के अंदर से क्रॉस करती है। ओके, तो और डीएल स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले लो यहाँ पे, है ना, ये है डीएल। फिर से मैं बता देता हूँ, जो रेड कलर है वो एक क्लोज्ड पाथ है, उसके अंदर से करंट आई फ्लो कर रही है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी क्लोज पाथ के ऊपर वो रिलेटेड होगी इक्वेशन क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। यहाँ डी एल क्या है? लेंथ एलिमेंट। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड।
म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, आई करंट जो कि इसके अंदर से जाती है। अगर इसके अंदर से कुछ और करंट्स जा रही है, जैसे आई प्राइम जा रही है, आई डबल प्राइम ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, बाहर करंट लेट से आई स्टार जा रही है, इस केस में इक्वेशंस क्या बन जाएगी उसी पॉइंट पे, बी वेक्टर डॉट डी एल वैक्टर इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई प्लस आई प्राइम माइनस आई डबल प्राइम। ओके, और ये वाली इक्वेशंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगी क्योंकि ये क्लोज्ड लूप से बाहर है। तो समझ में तो आ गई होगी। कौन सी पार्टिसिपेट नहीं करेगी? ये आई स्टार, क्योंकि ये थ्रेड नहीं कर रही है, ये लूप से बाहर है। तो देखो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है। एम्पियर सर्किटल लॉ states that the line integral of magnetic field intensity over any closed path in vacuum। तो ये जो पोर्शन है ये स्टेटमेंट है, इस पोर्शन को क्या बोलेंगे? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर एनी क्लोज्ड पाथ इन वैक्यूम इज equal to mu naught times the total current threading the closed loop। तो यहाँ देखो mu naught टाइम्स टोटल करंट, जो कि क्या हो रही है? थ्रेड कर रही है लूप को। क्लियर हो गया? तो एम्पियर सर्किटल लॉ हमेशा क्लोज्ड लूप के लिए वैलिड होती है। यहाँ देखो एक लूप है, क्लोज लूप, उसके अंदर से करंट आई पास कर रही है। एक दूसरी क्लोज लूप है, उसके अंदर से भी करंट आई पास कर रही है। एक तीसरी क्लोज लूप है, उसके अंदर से भी आई पास कर रही है ना। तो इसके लिए इक्वेशंस क्या बन जाएगी? बी वेक्टर डॉट डी एल वैक्टर इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। मान लो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड होगी बी प्राइम डॉट डी एल प्राइम, लेकिन रिजल्ट क्या होगी? म्यू नॉट आई। इसके लिए मान लो मैग्नेटिक फील्ड हो गई बी स्टार डी एल स्टार, लेकिन रिजल्ट क्या हो गई? म्यू नॉट आई। तो आप देखो चाहे कोई भी शेप हो या साइज हो, रिजल्ट क्या आ रही है? म्यू नॉट टाइम्स आई, यानी रिजल्ट फिक्स्ड है। चेंजेस क्या होंगे? शेप और साइज पे क्या चीज बदलेगी? मैग्नेटिक फील्ड। ओके, बट मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन इंटीग्रल होगी, है ना, इसको क्या कहते हैं? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको क्या बोलते हैं? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसकी नेट वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट, दैट इज म्यू नॉट टाइम्स आई। वो सिर्फ डिपेंड्स करती है करंट के ऊपर, कितनी करंट उसके अंदर थ्रेड करती है। ऐसा मत सोच लेना कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो शेप और साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मैग्नेटिक फील्ड शेप, डिस्टेंस, साइज वगैरह पे डिपेंड करता है। क्या डिपेंड नहीं करती है? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल। ओके, मैं लिख ही देता हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल, है ना, इसको क्या बोलते हैं? लाइन इंटीग्रल
of magnetic field. Okay, doesn't depend on size and shape of the closed loop, बट बी जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन साइज एंड शेप ऑफ द लूप। देखो आपने पहले ही पढ़ रखा है, अगर एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है उसमें करंट आई पास कर रही है तो इससे परपेंडिकुलर एक पॉइंट पी है ना। अगर इनके बीच की सेपरेशन ए है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी पॉइंट पी पे वो उसकी मैग्नीट्यूड होगी म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। ये हमने सिद्ध किया था, प्रूफ किया था बाय यूजिंग बायोट-सावर्ट्स लॉ। अब हम सेम चीज को एम्पियर्स लॉ यूज करके प्रूफ करेंगे। तो कैसे प्रूफ करेंगे देखो, मान लो एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जिसमें करंट आई पास हो रही है और यहाँ इस पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट P से होते हुए एक क्लोज सर्कुलर लूप ड्रॉ करेंगे, है ना। इस क्लोज सर्कुलर लूप को ही क्या बोलते हैं, एम्पीरियल लूप। ओके, हम वो ड्रॉ करेंगे। तो देखो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, ए है, मान लो ये ओ है और ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, क्लियर। और ओपी क्या हो गई, रेडियस ऑफ द सर्कल। और इस पॉइंट पी पे हम डीएल लेंथ की एलिमेंट कंसीडर करते हैं और करंट की यहाँ पे हम डीएल लेंथ एज्यूम कर। गुड, तो जो इस पॉइंट पी पे डीएल की डायरेक्शन है, डीएल लेंथ एलिमेंट की, वही डायरेक्शंस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की भी है। ओके, यानी दोनों की डायरेक्शन सेम है। डन। तो एम्पियर्स सर्क्यूटर लॉ यूज करते हैं, क्या कहती है, क्लोज लूप बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई, यही है ना एम्पियर सर्क्यूटर लॉ। अब यहां फोकस करने वाली बात है बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, यानी डॉट प्रोडक्ट, क्लोज लूप बी डीएल कॉस थीटा, दोनों एक ही डायरेक्शंस में डीएल और बी, इसलिए थीटा कितनी हो गई, 0। तो ये क्या बन गई, म्यू नॉट आई। तो यहां हो गई बी बाहर, डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई, है ना। तो इस पूरी पाथ पे यहाँ 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 हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वो कांस्टेंट ही होगी।
ओके, इसलिए बी को क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। अब स्मॉल लेंथ एलिमेंट डीएल है और ये कैसी फिगर है, कैसी लूप है, सर्कुलर। तो पूरी लूप जो होगी वो क्या होगी, उसकी लेंथ जो होगी वो होगी सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो इंटीग्रल डीएल को हम क्या बोलेंगे, बी इंटू 2 पाई ए क्या है, रेडियस, ये हो गई म्यू नॉट आई। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की मैग्नीट्यूड क्या हो गई, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। डायरेक्शंस क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे और लेंथ एलिमेंट का, डाउनवर्ड, यानी पेपर से अंदर की तरफ। ठीक है, पेपर को छेदती हुई वो अंदर की तरफ जाएगी। तो मैं यहाँ पे डायरेक्शंस भी लिख देता हूँ। देखो इस शेप को अभी जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसको क्या बोलते हैं, हेलिक्स, जो कि स्प्रिंग की तरह दिखती है। रियलिटी में कुछ इस तरह दिखेगी सोलेनॉइड। ओके, तो देखो सोलेनॉइड में आप क्या देखते हो, इसकी जो लेंथ है सोलेनॉइड की, है ना, लेंथ, वो इसकी डायमीटर से, ये इसकी क्या है, डायमीटर क्रॉस सेक्शन की बहुत ज़्यादा है। क्लियर, तो मैं length is very large if you compare with this to diameter of the cross section। मैं इसको रब कर देता हूँ। ओके, ये है diameter of the cross section। ओके, तो यहाँ भी जिसको मैं सर्कल करूँगा, फोकस करना, यहाँ से यहाँ नियरली क्या हो गई, 1 टर्न हो गई। फिर यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ आएगी, वो क्या हो जाएगी, सेकेंड टर्न। इस तरह से आप देख सकते हो इस सोलेनॉइड में टोटल कितने टर्न हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 टर्न्स हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। क्लियर हो गई, ये कितनी हो गई, 18। डन। मान लो इसकी लेंथ जो है वो है 1 मीटर, बहुत बड़ी है बट मान ही दिया, कितनी है, 1 मीटर। तो नंबर ऑफ टर्न्स को लेंथ से डिवाइड करोगे, यानी 18/1 कितनी हो गई, 18 टर्न्स पर मीटर, है ना। तो नंबर ऑफ टर्न्स को जब टोटल लेंथ से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यानी n/l को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल n से। ओके, मैं फिर से लिख देता हूँ, स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और ये क्या होती है, n/l। देखो अभी आप इन दोनों टर्न के बीच में गैप देख रहे हो ना, लेकिन रियलिटी में क्या होती है, ये गैप बहुत ही कम होती है। यानी यहाँ देखो ये गैप दिख रही है जिसको मैं कर रहा हूँ शेड। ओके, ये गैप इतनी कम होती है कि दोनों टर्न एक दूसरे के क्या होते हैं, कांटेक्ट में आते हैं। इस सोलेनॉइड में देखो जो एडजेसेंट टर्न्स हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में, करेक्ट।
यहाँ ये दोनों कांटेक्ट में, मतलब सारे ही एक दूसरे के कांटेक्ट में जो आजू बाजू हैं। फिजिकली तो ये एक दूसरे के कांटेक्ट में है, फिजिकली क्या है, कांटेक्ट में है। क्या ये इलेक्ट्रिकली कांटेक्ट में है? इलेक्ट्रिकली कांटेक्ट नहीं। कैसे? देखो, जो वायर होती है ना, जैसे ये वायर है ना, इस वायर के ऊपर क्या की जाती है, इंसुलेशंस की जाती है, इंसुलेटिंग मटेरियल। तो वायर के ऊपर क्या कर रहे हैं, देखो ये इंसुलेटिंग मटेरियल लगा दी, तो क्या होगा, इंसुलेशंस की वजह से वे फिजिकली एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे, इलेक्ट्रिकली कांटेक्ट में नहीं होंगे, यानी करंट पास नहीं करेगी बाजू बाजू से। करंट जो है ऐसे पास नहीं करेगी। करंट हर, अगर ये इलेक्ट्रिकली कांटेक्ट में होती तो ऐसे पास करती, लेकिन ये क्या है, फिजिकली कांटेक्ट में, इलेक्ट्रिकली नहीं। तो करंट हमेशा कैसे पास करेगी, कुछ इस तरह से। ओके, क्लियर। तो एक सोलेनॉइड क्या हो गई, a solenoid consists of an insulated long wire closely wound in the form of a helix। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न सोलेनॉइड में। तो सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो यूनिफॉर्म दिख रही है, देखो सोलेनॉइड के अंदर, यानी कि इस रीजन्स में, है ना। कैसी दिख रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कुछ इस तरह से। ओके, तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, और जो भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो हर पॉइंट पे सेम होगी, यहाँ सेम होगी, यहाँ 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 यहाँ, हर एक पॉइंट पे सेम होगी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। बट किनारे पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हाफ हो जाती है जो अंदर होती है, क्लियर। और बाहर जैसे ही जाओगे देख रहे हो कम होती जा रही है, बिल्कुल ही ना के बराबर। तो सोलेनॉइड में क्या होती है, सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रेटेड होती है सोलेनॉइड के अंदर। और जो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड होती है बी, समझ लो बी है, इसके अंदर कितनी है बी, वो डिपेंड्स करती है करंट के ऊपर, यानी सोलेनॉइड में कितनी करंट फ्लो कर रही है। ओके, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यहाँ मैंने स्मॉल एन लिखा है, ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल एन को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, देखो ये म्यू नॉट एन आई, है ना। ये सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, ये देखो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और करंट। अगर करंट कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड की इंक्रीज होगी जब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंक्रीज होगी। अगर नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी जब करंट इंक्रीज होगी। ओके, अगर दोनों इंक्रीज कर दिए तो भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर हो गया। यहाँ जहाँ सोलेनॉइड एंड कर रही है उस पोजीशंस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, हाफ, यानी म्यू नॉट एन आई बाई टू, कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट एन आई बाई टू। अब हम बात करेंगे टोरॉइड की।
देखो सोलेनॉइड की तरह ही टोरॉइड भी क्या होती है, मल्टीपल लूप से बनी होती है। फिर से रिपीट कर दूं, सोलेनॉइड की तरह टोरॉइड भी मल्टीपल क्लोज्ड लूप से बनी होती है। बस फर्क इतना है, सोलेनॉइड के दो अलग इंड होती है और टोरॉइड में ऐसा कुछ नहीं होता। टोरॉइड एक इंडलेस सोलेनॉइड है ना, जिसका शेप रिंग के शेप में होता है। तो सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसके सेंटर पर, ओके, वो सेम फॉर्मूला यूज कर लो, म्यू नॉट एन आई, किसकी, सोलेनॉइड वाली। बट फर्क इतना है, यहाँ जो एन होगा वो नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन सरकमफेरेंस हो जाएगी, 2πr। बट ये थी टोरॉइड का केस। बट सोलेनॉइड में जो म्यू नॉट एन आई है और स्मॉल एन है, वो क्या है, कैपिटल एन अपॉन लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। अगर मैं ड्राइंग बनाऊं टोरॉइड की, तो ये सेंटर है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है ये, और यहाँ ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है इनसाइड द लूप, और ये लेंथ एल है, और यहाँ ये 2πr सरकमफेरेंस है। ये दो डिफरेंस। अब देखो, एक सिंगल लूप है, यहाँ ये क्या है, एक सिंगल लूप है, सर्कुलर लूप है। करंट कितनी पास कर रही है, आई। तो हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, पी, सेंटर के ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर क्या होगी, देखो। पहले तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस क्या हो जाएगी सेंटर पे, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी सेंटर पे वो होगी अपवर्ड, वर्टिकल, क्योंकि करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। आप अपनी सारी फिंगर को करंट की डायरेक्शंस में रखोगे तो थंब क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस, ठीक है। और मान लो जो रेडियस है वो है ए, तो मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगी सेंटर के ऊपर वो हो जाएगी म्यू नॉट टाइम्स आई बाय 2a, और डायरेक्शन इसकी बाहर की तरफ है। अब देखते हैं, एक ही लूप है, ये इसकी सेंटर है, मान लो रेडियस इसकी a है, और यहां से ये एक्सिस पे, यानी लूप के एक्सिस पे एक पॉइंट P रखी हुई है, वहां पे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। और करंट जो है वो समझो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में, ओके। और ये जो डिस्टेंस है सेंटर से P, यानी OP जो है वो मान लो R है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट P क्या हो जाएगी, म्यू नॉट I टाइम्स 2a स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रेज टू 3/2। मान लो R जो है वो बहुत बड़ी है रेडियस से, A से, तो उस केस में क्या हो जाएगी, हम रेडियस को नेग्लेक्ट कर देंगे और ये बन जाएगी म्यू नॉट टाइम्स I
बाई 2 आर क्यूब। यहाँ पे ए स्क्वायर मिसिंग है और यहाँ भी मिसिंग। ओके, अब एक और चीज़ देख लेते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होती है। देखो, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होती है करंट टाइम्स एरिया ऑफ द लूप, तो आई टाइम्स पाई ए स्क्वायर, इसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, तो म्यू इक्वल टू क्या हो गई, आई टाइम्स पाई ए स्क्वायर। मान लो एक वायर है जिसमें करंट I1 फ्लो कर रही है, एक दूसरी वायर है जिसमें भी करंट I2 फ्लो कर रही है। इसमें एक छोटी सी लेंथ कंसीडर कर लेंगे dl। ओके, तो इस छोटी सी लेंथ पे फोर्स लगेगी टुवर्ड्स I1। याद रखना, जब दो पैरेलल वायर में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करती है तो दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगी, अगर इन दोनों वायर के बीच की सेपरेशन d है तो फोर्स पर यूनिट लेंथ होगी dF अपॉन dl इक्वल टू म्यू नॉट्स I1 I2 अपॉन 2 पाई टाइम्स d। दैट्स इट।